नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, आपने फैब्रिकेटेड इतिहास बहुत सुना होगा, आपने कथा कहानियां भी बहुत सुनी होगी, पर आज मैं आपको ऐसा ऑथेंटिक इतिहास बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सभी गर्व से कह उठेंगे, वाह क्या हमारा इतिहास है भारत का। चाहे वो किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, पंथ का हो, मजहब का हो या रिलीजन का हो, सभी को यह जान के गर्व होगा कि कितना खूबसूरत हमारे भारत का इतिहास रहा है। वो अब अलग बात है कि हमारा वो एक्चुअल इतिहास मिटा दिया गया है और एक फैब्रिकेटेड इतिहास खड़ा कर दिया गया है जिस पर आए दिन आलोचना और टीका टिप्पणी होती रहती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब पूरी दुनिया मुंह धोना नहीं जानती थी, टट्टी करके कैसे धोना है वो नहीं जानती थी, कैसे नहाना है, कैसे खाना खाना है, कैसे पढ़ना लिखना है, तब हमारे भारत देश में ये सारी चीजें बताई गई थी और लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये बातें मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा या किसी ने यूं ही गप सुना दिया तो उसके आधार पर नहीं बोल रहा, बल्कि इसका मैं ऑथेंटिक सबूत देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें बताया गया है कि हमारे भारत में बहुत सारे गुरुकुल हुआ करते थे जहां पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे पढ़ने जाते थे, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उससे ये साबित हुआ कि भारत में पढ़ने के तो केंद्र थे लेकिन गुरुकुल नाम की कोई चीज नहीं थी। उनकी तो एक सड़ी हुई मड़ई टाटी का एक सड़ा हुआ पत्ता तक आज तक नहीं मिला। यहाँ जो मिले वो बौद्धों के महाविहार मिले, उनके विश्वविद्यालय मिले और इसकी पुष्टि की जब चीन में बहुत सारे यात्रियों के लिखित नोट्स मिले। उसी में से एक नोट्स था इत्सिंग का नोट्स। वो 7वीं सेंचुरी में भारत में आए थे और 7वीं सेंचुरी में उन्होंने जो लिखा उसे तो पढ़कर पूरी दुनिया के इतिहासकारों के ऊपर से नीचे तक सरसरी दौड़ गई है, जिह्वा रुद गई है, आंखें फट गई है। भारत का इतना खूबसूरत इतिहास, वो भी 7वीं सेंचुरी में चीन का एक यात्री लिख कर गया। तो ये बात भारतीयों को क्यों नहीं पता थी? दरअसल इसलिए नहीं पता थी क्योंकि हमारे भारत का इतिहास ही मिटा दिया गया। जो लोग आज इतिहास बताने की बात कर रहे हैं, दरअसल उनको इतिहास पता ही नहीं है। उन्होंने फर्जी की कथा कहानी लिखी, काल्पनिक गप्पे लिखी, इसीलिए हमारे भारतीय अपना असली इतिहास नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उनको अपना असली इतिहास ऑथेंटिक रूप से बताया ही नहीं जाता। और इसका सबसे बड़ा कारण है जो उन पर उनका काल्पनिक धर्म को थोपना। अगर भारतीय अपना असली वास्तविक जो समण परंपरा थी उसको समझ जाए तो वो अपना इतिहास भी समझ जाएंगे। दोस्तों, मैं पूरे एविडेंस के साथ दिखाने वाला हूँ आज। इस वीडियो को अंतिम तक आप देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर भारतीय अपना सच्चा इतिहास जान सके। अब मैं इत्सिंग के ही नोट्स को खोलकर दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जब मंगोल, फारसी, तुर्की, अरबी लोग सिविलाइजेशन नहीं जानते थे तब भारत में शारीरिक स्वच्छता पर कितने अच्छे नियम फॉलो किए जा रहे थे। इत्सिंग ने लिखा है कि भारत के अतिरिक्त पारसों यानी फारसियों और तजकों यानी अरब के लोग, इन देश के लोग कमीज और पैजामा पहनते थे। बात को नोट कीजिएगा। आगे इत्सिंग ने लिखा, इन देशों में पारसों नंगे लोगों यानी दिगंबर जैन की बात हो रही है, तिब्बतियों और तुर्क जातियों में बुद्ध धर्म नहीं है, परंतु अन्य देश बुद्ध धर्म के अनुयायी थे और हैं। जिन देशों में कमीज और पैजामा पहना जाता है वहाँ के लोग शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। बात नोट कीजिएगा। जिन देशों के लोग उस समय कमीज और पैजामा पहनते थे, यानी कि तुर्कों की बात चल रही है, फारसियों की बात चल रही है, अरबों की बात चल रही है, वो लोग शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते थे। अब यहाँ से आप लोगों को दो बातें तो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। पहला कि 7वीं सेंचुरी में तुर्क, फारस, तिब्बत को छोड़कर बाकी देश बुद्धिस्ट थे। तब तक तिब्बत में बुद्धिस्ट मार्ग नहीं पहुंचा था, तब तक तिब्बत में बुद्ध धर्म नहीं पहुंचा था। और इससे एक बात तो आप क्लियर जान जाइए कि जो तिब्बत का लामाइज्म है उसी को कोर बुद्धिज्म समझ लेते हैं, वो खुद को अपडेट कर लें, क्योंकि वहां पे जो बुद्ध धर्म पहुंचा वो 7वीं सेंचुरी के बाद पहुंचा, यानी उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी थी, वो कोर बुद्धिज्म वहां पे पहुंचा ही नहीं था। तो एक लाटर बुद्धिज्म को देखकर उसको कोर बुद्धिज्म समझना न सिर्फ बेवकूफी है बल्कि अपनी जग हंसाई करना भी है। दूसरी बात कि यहाँ पे इत्सिंग ने किसी भी ब्राह्मणी धर्म या ब्राह्मणी संप्रदाय या उनके रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद की चर्चा नहीं की है। उन्होंने तुर्कों की, अरबियों तक की बात कह दी है, जैनों की बात कर दी है, बुद्ध धर्म की बात की है, लेकिन कहीं भी कोई ब्राह्मणी संप्रदाय का जिक्र तक नहीं किया है। इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि 7वीं सेंचुरी तक भी ब्राह्मण धर्म का भारत में कोई नामो निशान तक नहीं था। अगर किसी को भी मेरी बात पर जरा सा भी डाउट है तो आप लोग खुद ही इत्सिंग के नोट उठा लीजिए। इसका हिंदी अनुवाद BA संतराम के द्वारा भी अवेलेबल है। उसका पेज 34 ओपन कर लीजिए और खुद से पढ़ लीजिए। आगे इत्सिंग ने मुंह धोने, नहाने, खाना खाने, शौचालय जाने सबके नियम बड़े खूबसूरती से बताए हैं। इत्सिंग की भारत यात्रा पेज 17 में लिखा है दातून का उपयोग। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि प्रतिदिन सवेरे मनुष्य को दातून से दांतों को साफ करना चाहिए और जीभ का मैल उतार डालना चाहिए। यानी आप साफ साफ समझ
समझ सकते हैं कि 7th सेंचुरी में भी जो भारत के जो मूल SC ST OBC बहुजन लोग थे, ये लोग इस नियम को फॉलो करते थे। सुबह में ब्रश करते थे और जीभ का मैल यानी जो टंग क्लीनर होता है वो भी क्लीन करते थे। जबकि आज भी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि टंग क्लीन भी किया जाता है। इत्सिंग ने आगे इसके बारे में बहुत डिटेल्स में लिखा है। आपने देखा होगा आजकल लोग जब ब्रश खरीदते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट हो ताकि दांत साफ करने में बहुत ही आसानी हो। क्या आपको पता है ये बात 7th सेंचुरी में इत्सिंग ने लिखा है। उन्होंने लिखा, छोटे भिक्षु जैसे भी चाहे दातुन को चबा सकते हैं, परंतु बड़े भिक्षुओं को चाहिए कि वे उसे कूटकर कोमल कर लें। सबसे अच्छी दातुन वह है जो स्वाद में कटु, संकोचक अथवा तीक्ष्ण हो, अथवा जो चबाने से रुई की तरह हो जाए। उन्होंने ये भी लिखा कि दातुन को पूरी तरह से चबाने, दांतों को साफ करने, चमकाने और मुंह से निकलने वाले सारे पानी को बाहर थूकने पर खूब ध्यान रखो और फिर बहुत से जल के साथ कुल्ला कर डालो। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि गर्म पानी से धोने से दांत आयु भर के लिए मैल से मुक्त हो जाते हैं। दातून करने के बाद भारत में दंतशूल बहुत कम होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में आज से 1500 साल पहले हम भारतीय कितना आगे थे। बौद्ध भिक्षुओं ने पूरे विश्व को दातून करना तक सिखाया था, जीभ का मैल उतारना सिखाया था और ये सारी संस्कृति आज की डेट में हम लोगों से भुला दी गई। ये सारा इतिहास बताया नहीं जाता क्योंकि इससे भारत के बौद्ध इतिहास सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक काल्पनिक देवी देवताओं का जो कभी हुए ही नहीं थे, उनसे रिलेटेड तरह तरह के ऋषि मुनि जो कभी हुए ही नहीं थे, उसकी गपोड़ गाथा हमेशा परोसी जाती रही है। आपने ये भी देखा होगा कि लोग घरों में शौचालय नहीं बनवाते थे। वास्तु के नियम में अगर घर में शौचालय बनवाएंगे तो देवता नाराज हो जाते थे, उसे पाप चढ़ जाता था। ये नियम था वास्तु शास्त्र का। ऐसी फर्जी और बेवकूफाना वाली बातें हम लोगों का कल्चर बताई जा रही थी अभी कुछ 100 सालों से। लेकिन इसी इत्सिंग के नोट्स ने इसकी पोल खोल दी कि हमारा कल्चर था ही नहीं, ये जबरदस्ती फैब्रिकेटेड करके हमारे ऊपर थोपा गया है। असल इतिहास इत्सिंग ने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने टट्टी जाने के नियम लिखे हैं। पेज नंबर 47 इत्सिंग की भारत यात्रा। वो लिखते हैं, सफाई के लिए एक लोटा जल से भरना, उस लोटे को लेकर टट्टी जाना और अपने आप को छिपाने के लिए द्वार को बंद कर देना चाहिए। यानी कि यहाँ पे वो शौचालय की बात कर रहे हैं कि शौचालय में लोटे में पानी भर के ले जाने की। यानी कि 7th सेंचुरी और उससे पहले जितने भी जो भारतीय थे, SC ST OBC बहुजन लोग जो थे, वो शौचालय का प्रयोग करते थे। यहाँ पे उन्होंने जनेऊ की बात नहीं की है कि कान में जनेऊ चढ़ा के चले जाना, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी परंपरा नहीं थी। शौचालय बनवाना, शौच जाना, ये भारत के बहुजनों की असली परंपरा थी जो इत्सिंग खुद लिख कर गए हैं। आगे उन्होंने लिखा, मिट्टी के 14 गोले टट्टी के बाहर ईंट की थाल में और कभी कभी एक छोटी सी पटरी पर रख दिए जाते हैं। ईंट या पटरी का परिमाप 1 हाथ लंबा और आधा हाथ चौड़ा होता है। मिट्टी के गोलों को पीसकर बारीक कर लिया जाता है और उनकी 2 पातें बना दी जाती है। प्रत्येक गोले की पीसी हुई मिट्टी अलग अलग रखी जाती है और वहाँ एक फालतू गोला भी रखा जाना चाहिए। मनुष्य को 3 और गोले टट्टी में ले जाकर एक और रख देना चाहिए। यानी जब टट्टी करने जाते थे तो वहाँ भी मिट्टी के 3 गोले ले जाते थे। क्यों ले जाते थे ये सुनिए। शरीर को धोने की रीति इस प्रकार है, शरीर को बाएं हाथ से धोना। आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चा टट्टी करने के बाद जब धोता है तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है। ये परंपरा बौद्धों ने 7th सेंचुरी और उससे पहले ही विकसित कर ली थी। आगे वो लिखते हैं, फिर जल और मिट्टी से उसकी शुद्धि करनी चाहिए। अब यहाँ मिट्टी का इसलिए उन्होंने प्रयोग बताया है क्योंकि क्या होता है कि जब आप टट्टी करते हैं तो वहाँ टट्टी थोड़े से लगे रहते हैं, तो आपको डायरेक्ट अपने बाएं हाथ से उसको नहीं छूना है, बल्कि जो मिट्टी का गोला है उससे पहले उसको पोंछ लेना है और फिर पानी डालकर हाथ से धोना है। ये नियम था, ये नहीं कि सीधे वहाँ टट्टी लगा है और हाथ ही लगा दिए वहाँ धोने के लिए। फिर उन्होंने आगे लिखा, इसके बाद बाएं हाथ को एक बार स्थूल रूप से धो डालना चाहिए। शुद्धि कर चुकने के अनंतर कपड़ों को छोड़ देना, पानी अर्थात सुधारना, पानी के लोटे को एक ओर रख देना, दाएं हाथ से द्वार को खोलना और लोटे को दाएं हाथ से पकड़े हुए बाहर आना चाहिए। यानी कि बायां हाथ अब आपका गंदा हो चुका है तो दाहिने हाथ से ही दरवाजा खोलना है और दाहिने हाथ से लोटा पकड़ना है, क्योंकि लोटा भी नहीं गंदा हुआ है तो उसको बाहर आना है। फिर आगे वो लिखते हैं, फिर लोटे को बाई बाह से आलिंगन करके परंतु बाएं हाथ को बंद किए हुए दाएं हाथ से पीछे द्वार बंद कर देना और वहां से चल देना चाहिए। अब उस स्थान पर आना चाहिए जहाँ की मिट्टी के गोले रखे हुए हैं और एक और उकड़ू बैठ जाना चाहिए। पहले मिट्टी के 7 गोले जो शरीर के निकट हों, बाएं हाथ को धोने के लिए क्रमशः एक एक करके बर्तन चाहिए और फिर शेष 7 एक एक करके दोनों हाथ धोना चाहिए। यानी आप देख पा रहे हैं कि पहले बाएं हाथ को अकेले धो लेना है और जब वो साफ हो जाए तब फिर दोनों हाथों को एक साथ धोना है। इतनी स्वच्छता की बात 7th सेंचुरी में इत्सिंग ने भारत में नोट करके गया और ये बौद्धों की परंपरा थी। यहाँ कहीं भी आपने कान में जनेऊ टांग कर और सोच जाने की बात आपने नहीं
नहीं देखी। और खास बात यह है, ये बौद्ध विश्वविद्यालयों में ये नियम फॉलो किए जा रहे थे। आगे उन्होंने इसी में लिखा, टट्टी जाने के अनंतर हर सूरत में मनुष्य को 1-2 मिट्टी के गोलों के साथ हाथ धोना चाहिए, क्योंकि पूजा करने की आधार पवित्रता है। यहाँ पूजा का मतलब बुद्ध की उपासना से है। आगे उन्होंने लिख भी दिया कि प्रलाक्षण के पूर्व शंख की कुर्सी पर बैठना अथवा त्रिरत्न को प्रणाम करना नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप जब तक हाथ नहीं धोए हैं तब तक त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म और संघ, ये इसी को त्रिरत्न कहा जाता था, इसको बिना हाथ धोए प्रणाम नहीं करना है। यानी शारीरिक स्वच्छता की बातें कितनी खूबसूरती से बुद्धिस्ट लोग यहाँ के फॉलो किए जा रहे थे। एक सबसे खास बात यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, कि बहुत लोग ये सोचते हैं, जैसा कि आप जानते हैं मनुस्मृति में या ब्राह्मणी ग्रंथों में कहीं भी स्त्री को पढ़ाने की बात नहीं की गई है। मनुस्मृति हो या उपनिषद हो, स्त्री की विद्वता यही बताई गई है कि वो अपने पति की सेवा करे और घर का काम काज कर ले, वही उसकी विद्वता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे भारत का इतिहास जो बौद्ध महाविहारों में देखने को मिला, उसके बारे में इत्सिंग ने लिखा, पेज नंबर 32, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। निम्नलिखित बातों पर मेरी दृष्टि पड़ी है। जब भिक्षुणियां बिहार में भिक्षुओं के पास जाती थीं, तब वे पहले संघ को अपना प्रयोजन सुनाकर उधर जाती थीं। भिक्षुओं को जब भिक्षुणियों की कोठरी में जाना होता था, तब वे पूछताछ करने के बाद उधर जाते थे। यानी ये छात्रावासों की बात हो रही है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु पढ़ने गए हैं नालंदा महाविहार में, और बौद्ध भिक्षुणियां लड़कियां छात्रावास में जाती थी पढ़ने के लिए, और वे एक दूसरे के छात्रावास में भी जा सकती थी, ये बताकर कि वो किस काम से जा रही हैं, ग्रुप स्टडी के जा रही हैं या पढ़ने के लिए जा रही हैं, ये उद्देश्य बताकर वहां लिखित तौर पर, और फिर वो जा सकते थे और मिल सकते थे। जरा सोचे, 7वीं सेंचुरी में जब बौद्धों का महाविहार था, तब लड़के लड़कियों को इतनी आजादी थी कि वो घर से बाहर जाकर पढ़ सकते थे। लेकिन पिछले 1000 साल में हमारा इतिहास इस कदर बर्बाद कर दिया गया कि ब्राह्मणवादी तंत्र ने तो स्त्री को बोल दिया कि ढोल शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, मारने पीटने की बात यहाँ चल रही थी। स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। सावित्रीबाई फुले जब पहली बार स्कूल खोली, पढ़ाने गई, तो उन पर मलमूत्र फेंके जा रहे हैं, अच्छा है लड़कियों को पढ़ाओगी, धर्म विरोधी हो, ये हाल कर दिया गया था हम लोग का। जबकि हमारा इतिहास ये है कि भारत के बहुजन जो वर्ग थे, उनकी लड़कियां थी, लड़के थे, सब छात्रावास में जाते थे, पढ़ते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इत्सिंग ने नोट्स लिखा है, जो बंदा 15 साल नालंदा महाविहार में पढ़ा और खुद ये इतिहास लिख के गया है। आगे वो लिखते हैं कि स्त्रियां जब कभी मठ में प्रवेश करती थी, कभी कोठरियों में नहीं जाती थी, यानी आपको बॉयज हॉस्टल का जो रूम है उसके भीतर नहीं जाती थी, वरन उनके साथ थोड़ी देर तक बरामदे में बात करके वापस चली जाती थी। फिर आगे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक बौद्ध भिक्षु था, उसकी तो माँ और बहन भी आती थी, उनको भी अपने कोठरी में नहीं ले जाते थे, बल्कि बरामदे में ही बात करके उन लोगों को वापस लौटना पड़ता था। आगे इत्सिंग ने यह भी लिखा कि नालंदा विहार के रहने वालों की संख्या बड़ी और 3000 से अधिक है। इसके अधिकार में जो भूमि है उसमें 200 से अधिक गाँव है। ये भूमियां अनेक पीढ़ियों के राजाओं ने दान में दी हैं। पर सच्चाई ये है दोस्तों कि वो जगह सारे के सारा कब्जा कर लिया गया था लोगों के द्वारा। कर्निंघम महोदय ने जब ये सारे नोट्स पढ़े, तब जाकर उस जगह का पता लगाया, लोगों से पैसे दे देकर उन जगहों को खाली करवाया और खुदाई की, तो वास्तव में नालंदा महाविहार मिल गया। जरा सोचिए, ये इतिहास हमसे छीन लिया गया था। जो लोग दावा करते हैं कि उनको सतयुग, त्रेता युग और पता नहीं काल्पनिक कितने युग और कितने लाखों सालों करोड़ों का इतिहास पता है, उन लोगों को इतने बड़े ज्ञान का केंद्र का नहीं पता था। और ऐसे 100 से ज्यादा बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय जो हैं वो मिल चुके हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में, और इनके बारे में इन लोगों को कतई नहीं पता था। दरअसल ये इतिहास हमसे छुपाया गया है दोस्तों। ये सारी जानकारी हम लोगों को नहीं दी जाती है, अन्यथा यहाँ के सारे बहुजन इस बात को जान जाएंगे कि उनके बच्चे बच्चियां पहले हॉस्टल में जाके पढ़ते थे, इनके लिए विश्वविद्यालय थे। हमें अछूत बना दिया गया, पिछड़ा बना दिया गया, और झूठा एक कहानी परोसा गया हम लोगों को कि तुम्हें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति परोस दी गई, हमें वेद, रामायण, महाभारत फर्जी चीजें परोस दी गई। यानी हमारे सभ्यता को पिछले 1000 साल में बर्बाद करने के लिए ठीक उल्टी बातें लिखकर हम भारतीयों पर थोपी गई है, और दिखाया गया है कि ये जो नकली ये लोग परोस रहे हैं वही हमारा असली इतिहास है। दोस्तों, हमारा ये इतिहास नहीं है। हमारे पास गर्व करने की बहुत चीजें थी, इन सारे इतिहास को छुपा दिया गया, दबा दिया गया, ताकि हम लोग मेंटली रूप से कमजोर हो जाएं और ये सोचे कि हम हमेशा से ही दलित थे, वंचित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, और फिर हम कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सके। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने असली इतिहास को जानें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस जर्नी उस इतिहास को आपके सामने लेकर आता है जो आज तक आपको किसी ने बताने की हिम्मत नहीं की, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा इतिहासकार होने का दावा ही क्यों न करता हो। उन लोगों ने भी भारत के असली इतिहास को छुपाया, दबाया। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।